Okay, guys, welcome back to A29609 Business A Levels. लास्ट की क्लास के अंदर थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं. कल की क्लास के अंदर वी स्टार्ट विद द इन्फ्लेशन एंड deflation, and before that we discussed that what are the economic influences and how the business performance gets affected by the changes in the economic environment and the economic influences. So there are two main areas. एक है हमारे पास macroeconomic policies and the other one is known as the macroeconomic objectives. तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास ये जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक्सचेंज रेट है, दीज आर नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक इशूज प्लस दे आर द ऑब्जेक्टिव्स एज वेल. हाउ दे आर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ दे आर इशूज? अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू. सो रिड्यूस द इन्फ्लेशन इज नोन एज द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव. सो एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ना, महंगाई बढ़ना इशू है, लेकिन कम करना क्या है? ऑब्जेक्टिव. तो इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक्सचेंज रेट है. And the second thing is macroeconomic policies. कि how these policies affect the business. Whenever the government makes the changes in the taxation rate, interest rate, government grants and policies, and the exchange rate, so how the businesses are going to get affected. जिसमें से कल की क्लास के अंदर we are done with the inflation. कि inflation and deflation होती क्या है? What are the causes of inflation in economy? Cost push inflation, demand pull inflation, and the impact of low inflation and the impact of high inflation. So we are done with this. Now we are heading towards the second thing that is known as unemployment. और आज का टारगेट ये है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट कवर करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेस होते हैं और क्या इम्पैक्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट का ऑन द बिजनेस एंड ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? देखो, अगर देखा जाए हमारे पास कि इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अब एक इकॉनमी है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है. So increasing unemployment is known as one of the macroeconomic issue. कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर, तो इट्स अ इशू एट द गवर्नमेंट लेवल. मैक्रो इकोनॉमिक इशू है. क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे मसले होते हैं. हम डिस्कस करेंगे वो क्या है. एंड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. तो एक चीज, बेरोजगारी बढ़ना इज द मैक्रो इकोनॉमिक इशू और बेरोजगारी कम करना इट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. तो अब होती क्या है, क्या इम्पैक्ट आता है, उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर अनएम्प्लॉयमेंट है क्या. व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? नॉलेज. अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी. लेकिन हाउ टू डिफाइन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल? अगर एक बंदा बेरोजगार अपने को कह रहा है, अपने आप को कह रहा है कि वो बेरोजगार है, तो वो क्या है? बेरोजगारी होती क्या है हमारे पास? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? जरूरी तो नहीं है कि हर कहने वाला बंदा बेरोजगार हो, क्योंकि हमारे पास एक क्राइटेरिया है. उस क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हैं तो यू विल बी नोन और यू विल बी कैटेगराइज एज अनएम्प्लॉयड. तो सर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन एन इंडिविजुअल इज willing and able to do a job, but he or she couldn't find a job in an economy. अब दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया हमारे पास ये कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज विलिंग and able to do a job but he or she couldn't find a job. This is the criteria. सर मतलब एक बंदा विलिंग है, मतलब काम करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू डू, ही और शी वॉन्ट्स टू डू अ जॉब. ही इज विलिंग, शी इज विलिंग. एबल का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास इकोनॉमी के अंदर जो रिक्वायर्ड जॉब्स हैं उसके रिलेटेड उसके पास स्किल्स भी हैं. मतलब जॉब मार्केट के अंदर जिस चीज़ की डिमांड है, जो एक्सपर्टीज, नॉलेज, स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उसके पास वो भी है, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही, तो ही विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड.
और शी विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर एक बंदा विलिंग ही नहीं है, उसको काम करना ही नहीं है, अब अगर वो कहे कि मुझे जॉब नहीं मिली, तो हाउ इज गोइंग टू गेट द जॉब? बिकॉज ही इज नॉट विलिंग, ही इज नॉट अप्लाइंग, ही इज नॉट एक्चुअली ट्राइंग। तो बंदा विलिंग होना चाहिए। अब एक बंदा काम करना चाहता है लेकिन रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज या वॉट एवर दी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड वो नहीं है उसके पास, तो भी वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास बंदा विलिंग भी होना चाहिए, बंदा एबल भी होना चाहिए, और उसके बाद अगर उसे जॉब नहीं मिलती, सो ही विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है क्या हमारे पास, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया। अब कॉजेज को डिस्कस करते हैं कि सब व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमी के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उसकी क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या रीजंस है जिसकी वजह से द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, इट इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, समझते हैं जरा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। देखो ये जो वर्ड साइक्लिकल है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास बिजनेस साइकिल की वजह से। अब सब बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल कैन बी नोन एज इकोनॉमिक साइकिल। बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक साइकिल भी कहलाता है हमारे पास। सर इकोनॉमिक साइकिल बिजनेस साइकिल होता क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो दीज आर नोन एज द इकोनॉमिक साइकिल इज कंप्राइज ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी बूम पे पहुंचती है, फिर हमारे पास इकोनॉमी रिसेशन आता है। जैसे पाकिस्तान इज फेसिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन। तो जब इकोनॉमिक रिसेशन हमारे पास आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो साइकिल है और उसका जो स्टेज है, वो स्टेज हमारे पास है इकोनॉमिक रिसेशन का। और जब इकोनॉमिक रिसेशन है हमारे पास, तो रिसेशन की कंडीशन के अंदर होता क्या है कि रिसेशन की कंडीशन के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लोअर डाउन हो जाती हैं। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोअर डाउन हो गई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई? क्योंकि इकोनॉमी इज फेसिंग द रिसेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है, लोगों की इनकम कम हो गई है। अब जब लोगों की इनकम कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो लोगों की जो स्पेंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? कम। और जब लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन करेगा, और प्रोडक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम। और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो पहले हमें रिक्वायरमेंट फॉर लेबर थी वो क्या हो जाएगी? कम। और जब रिक्वायरमेंट फॉर लेबर कम हो जाएगी तो यहाँ पे द बिजनेसेस आर गोइंग टू मेक द वर्कर्स रिडेंडेंट, ले ऑफ करेंगे, वर्कर्स को निकाल देंगे। और ये एक आध बिजनेस नहीं, नंबर ऑफ बिजनेसेस करें, बिकॉज द होल इकोनॉमी इज फेसिंग द रिसेशन। तो नए मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस आर मेकिंग द वर्कर्स लेड ऑफ, द वर्कर्स आर बीइंग लेड ऑफ बाय द बिजनेसेस, वर्कर्स आर एक्चुअली मेड रिडेंडेंट बाय द बिजनेसेस। तो ये हमारे पास हो रहा है ड्यू टू द रिसेशन इन इकोनॉमिक साइकिल। सो दिस इज नोन एज वन ऑफ द कॉज एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, कि जब इकोनॉमिक साइकिल के अंदर रिसेशन आ जाता है तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फिर नंबर टू हमारे पास है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ सर व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है हमारे पास कि जब इकोनॉमी के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है हमारे पास। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर ये स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है। देखो स्ट्रक्चरल चेंज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास होता है कि एक बिजनेस पहले ऑपरेट करता था लेबर के थ्रू, अब वो ऑपरेट कर रहा है थ्रू कैपिटल।
तो पहले बिजनेस की प्रोसेसेस में, बिजनेस की ऑपरेशंस के अंदर, बिजनेस की प्रोडक्शन के अंदर लेबर एम्प्लॉयड थी। लेकिन अब क्या है? कैपिटल, मशीनरीज है। तो टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग द लेबर। और जब टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली रिप्लेसिंग द लेबर, तो लेबर आर गोइंग टू लूज द जॉब, क्योंकि वर्कर्स आर बीइंग लेड ऑफ अगेन, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली रिप्लेसिंग। एक तो ये हमारे पास है। नंबर टू हमारे पास होता है इकोनॉमिक शिफ्ट आता है। अब सर इकोनॉमिक शिफ्ट का मतलब क्या है? एस लेवल के अंदर हमने पढ़ी थी, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑल। तो अब अगर एक इकोनॉमी है, उसके अंदर अब प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट आ रहा है, मतलब बेसिक एक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से इकोनॉमी इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोडक्शन। यहाँ पे सेकेंडरी से टर्शरी पे आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग से हमारी इकोनॉमी मूव कर रही है किसकी तरफ? सर्विसेज की तरफ। तो नाउ वी नीड मोर डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आईटी डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उसकी तरफ इकोनॉमिक शिफ्ट आ रहा है। तो जब ये इकोनॉमिक शिफ्ट आएगा हमारे पास, तो अब हमारे पास वी नीड लॉयर्स, डॉक्टर्स, वी नीड नॉट नीड प्रोडक्शन वर्कर्स। वी डू नॉट नीड कोल माइनर्स, स्टील मेकर्स, फार्मर्स। हमें मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, हमें प्रोडक्शन वर्कर्स चाहिए। तो यहाँ पे जब इकोनॉमिक शिफ्ट आता है हमारे पास, तो यहाँ पे स्किल्स आर नॉट डिमांडेड। अब उन वर्कर्स की स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक शिफ्ट आ गया है। अब सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्शरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी हमारे पास कि व्हेन देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द इकोनॉमी, सो दिस आल्सो क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ये भी एक हमारे पास है। और तीसरा हमारे पास है चेंज इन कस्टमर बिहेवियर। अब सर कस्टमर बिहेवियर का चेंज का मतलब क्या है? कस्टमर बिहेवियर का चेंज का मतलब है हमारे पास कि ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी है, कस्टमर के चेंज इन फैशन एंड टेस्ट है। तो अब वो सारी चीज़ें जो पहले डिमांडेड थी, अब वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आप देखें ना, ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास फोटोग्राफी के लिए हमें जाना पड़ता था, फोटो स्टूडियोज होते थे। नाउ वी हैव डिजिटल फोटोग्राफी। लोग अपने मोबाइल फ़ोन से, लोगों के पास खुद के अपने कैमराज हैं, तो दे कैन डू द फोटोग्राफी। तो डिजिटल फोटोग्राफी आ गई है। तो ये जितने भी फोटो स्टूडियोज हमारे पास थे, अब बहुत रेयरली हमारे पास हो गए कि पासपोर्ट और कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें फोटोज रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम जाते हैं, विजिट करते हैं। अदरवाइज द फोन एंड द डिजिटल फोटोग्राफी हैज़ टेकन ओवर। तो हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आ जाती हैं, जिसकी वजह से अब वो लोग रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब जब कस्टमर बिहेवियर चेंज हो गया, तो उस इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स रिक्वायर्ड नहीं है। इकोनॉमिक शिफ्ट आ गया है, तो वो अब स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। और जब हमारी टेक्नोलॉजी टेक ओवर करी है लेबर को, तो अब सिंपली ह्यूमन एफर्ट्स और ह्यूमंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हमारे पास है द थर्ड वन, विच इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है हमारे पास? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन, पहली चीज़ तो ये है कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे पास टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है। सर टेम्पररी का मतलब क्या है हमारे पास? टेम्पररी का मतलब है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये टेम्पररी बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वर्कर्स आर बीइंग लेड ऑफ। ये होती क्या है? आज जो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास एक्स एक बंदा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एबीसी में काम करता है, और एबीसी ऑर्गेनाइजेशन से वो रिजाइन दे देता है। रिजाइन देता है हमारे पास वो 1 नवंबर को। अब ये जो एक्स बंदा है, इन सर्च ऑफ न्यू जॉब। क्यों? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या कोई भी पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से उसने उसको जॉब को छोड़ दिया है, एंड ही इज एक्चुअली इन सर्च ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। So that's why he has actually resigned from that organization. And now he's in search of a new job. अब उसे नई जॉब मिलती है फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर को। तो अब इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे उसके पास पूरा 1 महीना ये अनएम्प्लॉयड था।
तो ये एक महीने की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि व्हेन अ पर्सन रिजाइंस और पर्सन लीव्स अ जॉब and he's in search of an another job until when he gets a new job, so that particular time period for which he is actually unemployed is known as frictional unemployment. तो ये हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये हमारे पास मेनली कब होती है, जब इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है, लोगों की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, तो दे आर इन सर्च ऑफ द न्यू जॉब्स एंड दे आर लीविंग। इसी तरीके से हमारे पास एक फोर्थ है, दैट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, कैसे होती है, सुनिएगा समझिएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब बिजनेसेस ऑन एंड ऑफ डिमांड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोविजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास नॉर्दर्न वैलीज हैं, ये नारान कागान, ये जो सारी वैलीज हैं, ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में बंद हो जाती हैं। अक्टूबर के एंड में हमारे पास ये वैलीज कंप्लीटली शट डाउन हो जाती हैं, और वहाँ से लोग जो है वो मूव करके नीचे लोअर एरिया की तरफ आना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बर्फ़ इतनी पड़ती है, 15-15, 16-16 फीट तक बर्फ़ पड़ती है, तो द ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव, लिविंग इज़ नॉट पॉसिबल ओवर देयर। तो वहाँ पे अब इन नॉर्दर्न वैलीज़ के अंदर हमारे पास इन नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, फिर अप्रैल में दोबारा से ये वैलीज़ दोबारा से स्टार्ट होती हैं, दोबारा से एक्टिविटीज़, वहाँ पे टूरिज़्म और सब कुछ है। तो अब वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है सारा, वो टेम्परेरी बेसिस पे, ऑन द सीजनल बेसिस हायर करते हैं लोगों को, और सीजनल बेसिस पे उन्हें अनएम्प्लॉयड कर देते हैं। तो इसी तरीके से फार्मिंग, होटल, मल्टीपल हमारे पास कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ऑन एंड ऑफ डिमांडेड सीजनली एम्प्लॉयड करते हैं लोगों को और सीजनल अनएम्प्लॉयड कर देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द कॉज एंड द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। So these are the four different causes of unemployment in an economy. Now let's discuss what is an impact of unemployment in an economy. अब अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है? अब इम्पैक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड बोथ, क्योंकि इम्पैक्ट का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं है, इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो आज नंबर वन हमारे पास, आफ्टर लूजिंग द जॉब्स द इनकम्स आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड। लोगों की इनकम क्या हो जाएगी? कम। और जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे लोगों की जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी। और जब स्पेंडिंग, खर्चा कम करेंगे, तो इससे यहाँ पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएंगी, जिससे बिजनेस का रेवेन्यू और बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट होना शुरू होगी। तो one of the major drawback of unemployment on the business is that the demand for goods and services will be reduced, जिससे revenue and profitability of the business क्या हो जाएंगी? कम। नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास businesses can hire the workers at the lower wages। अब एक चीज को देखें ना, हमारे पास जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दैट द पीपल दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, they are willing to get a job but they couldn't find a job and they are able as well। तो यहाँ पे वो लोग कम पैसों पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता है कि जॉब्स नहीं है, हालात ख़राब है इकोनॉमी के। तो यहाँ पे होगा क्या, दैट द पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द लोअर वेजेस, जिससे यहाँ पे जो बिजनेस की लेबर कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। और ये पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ा एक अलग तरीके से भी समझाता हूँ कि याद रखिएगा, अभी हमने इसकी क्लास के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया, वी वर स्टडिंग मल्टानेशनल, तो मैंने एक पॉइंट बताया कि इकोनॉमी के अंदर उन इकोनॉमीज़ को मल्टानेशनल चूज़ करती है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट द लेबर कॉस्ट बेनिफिट ना। तो यहाँ पे बिजनेस को ये बेनिफिट हो जाएगा ना कि वर्कर्स कम पैसों के अंदर काम करेंगे, तो बिजनेसेस आर गोइंग टू बिकम कॉस्ट इफेक्टिव।
द बिजनेसेस आर गोइंग टू बिकम प्राइस कंपैटिटिव क्योंकि उन्हें चीपर लेबर अवेलेबल होगी बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सर, जब हालात ही ख़राब हैं तो वर्कर्स को हायर करके करेंगे क्या? अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मल्टानेशनल्स तो कर सकती है ना। आपकी कंट्री के हालात ख़राब है, मल्टानेशनल वहाँ पे आके ऑपरेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी और दुनिया में एक्सपोर्ट करेगी। आपकी कंट्री की आपकी डिमांड खराब है ना, दुनिया की तो हालात सही हैं, तो उन कंट्रीज के अंदर वो एक्सपोर्ट करके दे आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू एंड दे आर गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि आपकी कंट्री में कम पैसों की लेबर हायर करके प्रोड्यूस करके दुनिया में एक्सपोर्ट करें एंड दे आर बिकमिंग प्राइस कंपैटिटिव। सो दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड, वैरायटी एंड चॉइस ऑफ वर्कर्स कैन बी द benefit to the businesses. Now the businesses can get the hands on the variety of the workers, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइस है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है तो इसका मतलब सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है। तो हमारे पास कुछ ही एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं और इसी में से हमें सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो इससे बेनिफिट हमें ये होगा ना कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे, number of candidates होंगे, those who have applied for the job. So this is how the business is going to get the benefit that they can choose the best and the high quality employees during that time period. तो बिजनेस की जो क्वालिटी ऑफ द वर्कर्स है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव। ये भी एक बेनिफिट है। नंबर फोर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एन इकोनॉमी विल बी रिड्यूस्ड। अब लोग रेस्टोरेंट्स पे, एंटरटेनमेंट पे, प्राइवेट एजुकेशन पे, क्लोथिंग पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है या ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक ड्रॉबैक है। नंबर फिफ्थ, बर्डन ऑन द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब होता क्या है, सुनिएगा गौर से। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं इकोनॉमी के अंदर, तो नाउ दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू, इट्स अ इशू ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब दोज इंडिविजुअल्स हु आर अनएम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमी दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अब उन टैक्सेस के पैसों से उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देगी और उन्हें पैसे देगी सो दैट द नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, दे कैन मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दे कैन फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज़ एंड द एसेंशियल फॉर लिविंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस के पैसे हैं वो कंज्यूम हो रहे होंगे कहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे। जबकि दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्सेस कैन बी यूटिलाइज फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेट्रोज, रोड नेटवर्क्स, एजुकेशन, इन सब। तो गवर्नमेंट इज बेसिकली फेसिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि उसी पैसों को हम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे लगा रहे हैं जबकि उन पैसों को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। हमारे पास ये एक पॉइंट है। नंबर सिक्स, हमारे पास द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में अफेक्ट द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। अब सर सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है हमारे पास, कि अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू क्रिएट द सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो यहाँ पे लोगों की फैमिलीज हैं, उन्हें फीड करने के लिए पैसे तो चाहिए। सो दे वुड बी इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्राइम रेट सोसाइटी के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर टू, हमारे पास सुसाइड रेट सोसाइटी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पीपल आर गोइंग टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द नो जॉब्स, नो इनकम। एंड थर्ड वन, हमारे पास सोसाइटी के अंदर जो डाइवोर्स रेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली कहाँ पर होता है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर हमारे पास इट्स वेरी कॉमन दैट द कपल इज टोटली इंडिपेंडेंट। आदमी अपने पैसे कमा रहा है, खुद खा रहा है, औरत अपने पैसे कमा रही है, खुद खा रही है।
कपल है, शादीशुदा है, भाई सब कुछ है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है। दे आर नॉट गोइंग टू शेयर द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ईच अदर। पाकिस्तान के अंदर और इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर तो हमारे पास एक बहुत अच्छा कल्चर है ना, वी हैव अ ईस्टर्न फैमिली सिस्टम, कि भाई अब्बा बड़ा भाई कमा रहा है, बच्चे जो हैं वो खा रहे हैं, अम्मा घर में हैं, बहनें घर में, एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, दो लोग तीन लोग, एक आदमी कमा रहा है और पूरा घर खा रहा है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फीड द फैमिली। लेकिन वेस्टर्न कल्चर हमारे पास ऐसा नहीं है, मर्द अपना काम कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, औरत अपना काम कर रही है, कमा रही, खा रही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ एनी वन ऑफ them is going to get unemployed and they lose a job, so they are not going to share the financial burden of each other, और फ़ौरन से वहाँ पे क्या हो जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगी हमारे पास। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिस इन दी वेस्टर्न कल्चर हमारे पास, इस्लाम में और हमारे पास दीन के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि इट्स वन ऑफ दी, समझे कि एक बेनिफिट है हमारे पास। तो दीज आर द इम्पैक्ट। नंबर वन, हमारे पास बिजनेसेस आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड, बिजनेस की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव साइड है कि बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाएगी एंड द बिजनेस कैन चूज द वैरायटी ऑफ वर्कर्स एंड दे कैन गेट द क्वालिटी वर्कर्स, ये हमारे पास बेनिफिट है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस हो जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, सोशल इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज हमारे पास सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी समझानी है हमें, एक फैक्टर है दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हमारे पास एक होती है टोटल पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास होती है एक पॉपुलेशन दैट इज नोन एज वर्किंग पॉपुलेशन। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन? वर्किंग पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है कि वो सारे लोग जो 18 से लेके 60 और कुछ कंट्रीज में 65 तक आते हैं। क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ एन इंडिविजुअल इज बिलो 18, तो हमारे पास यहाँ पे वो चाइल्ड लेबर वाला केस आ जाएगा। सो ही और शी कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। लेकिन अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी देखा जा रहा था, चाइल्ड लेबर फ्रीलांसर्स होते हैं, 13-14 साल के लड़के जो है ना वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर एडिटिंग वीडियोज़ एंड ऑल, ये वाला गेम है। और 60-65 तक जो हमारे पास इकोनॉमीज़ हैं, और सॉरी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में 60 और 65 के बाद हमारे पास आ जाती है रिटायरमेंट। तो इसके बीच में जितने के सारे लोग हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है? वर्किंग पॉपुलेशन का। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 18 से लेके 16 के 60 और 65 के बीच में लोग हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन है। एंड इफ दे डू नॉट गेट अ जॉब, इसमें से 18 से 60 साल के बीच में जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो जॉब कर सकते हैं, दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, तो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं हमारे पास। इस चीज़ को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज एजिंग पॉपुलेशन। अब एजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है? बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं। अब एक इकॉनमी है जिसके अंदर बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है। और जब वर्किंग पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी तो बड़ा मसला होगा, कौन काम करेगा? और फिर हमारे पास कोई काम करने का, तो उसका मतलब हमें वर्कर्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, मतलब वैकेंसीज अनाउंस करनी पड़ेंगी फॉर दी अदर कंट्रीज, जो कि हम चाइना वाला केस डिस्कस भी करेंगे सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स में। अच्छा, एक और इम्पैक्ट मेरे जहन में आया, आई वॉज मिसिंग, ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 7th पॉइंट हमारे पास कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट विल लीड टू डी स्किलिंग। अब डी स्किलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्किलिंग, ज़रा सुनते हैं। देखो, एक बंदा काम करता रहता है तो जंग नहीं लगता। हम कहते हैं ना कि यार मजदूर अगर काम नहीं करेगा तो उसके हाथों पे जंग लग जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जंग लग जाएगा, वो फिर सर्जरीज और वो ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, भाई हम जून जुलाई के अंदर एज सच क्लासेस नहीं कंडक्ट कर रहे होते, इट्स अ ब्रेक। लेकिन अगर ये ब्रेक है तो उससे आने से पहले है ना, थोड़ा सा टाइम में ग्राइंड करता हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आईपैड पे लिखता हूँ तब। वरना ये राइटिंग तुम्हें समझ में भी नहीं आया कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चाइनीज़ जापानीज़ लिख रहे हैं सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से आउट हो रहे हैं ना। तो अगर एक बैट्समैन है वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो अब अचानक से उसको खिलाओगे तो वो शायद वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकेगा जो उसकी 1 साल पहले थी, 1 साल से नहीं खेला उसने। तो इसी तरीके से अगर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है और प्रोलॉन्ग्ड हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट एरा है, और एक बंदा 6 महीने 8 महीने साल से काम पे नहीं गया,
तो डी स्किलिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। डी स्किलिंग का मतलब क्या है? स्किलिंग हम ट्रेन करते हैं, वर्कर्स को स्किल करते हैं। डी स्किलिंग का मतलब क्या है कि नाउ ही इज गोइंग टू लूज हिज स्किल्स। और जब डी स्किलिंग होगी हमारे पास, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बिकम अ वेस्ट। और अब वो शायद वो काम नहीं कर सकता, अब शायद उसकी वो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी स्किल्स खत्म हो चुकी हैं। और अगर वो किसी जगह पे जाता है तो नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर मैनर। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट विल लीड टू डी स्किलिंग ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द इम्पैक्ट। और ओवरऑल जब ये होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री फॉल होगी, बिजनेसेस फॉल होंगी एंड द बिजनेस आर गोइंग टू फेस द लॉस। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आउटपुट कम हो जाएगा, ये भी इम्पैक्ट है। सो दिस इज द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि सर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। Unemployment, increasing unemployment is one of the macroeconomic issue. On the other hand, to reduce the unemployment is the objective of the government. Unemployment is when an individual is willing, able to do a job, but he or she couldn't find a job in an economy. तो जो वर्किंग पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है 18 से लेके 60 तक, उसके अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स है, बट दे डू नॉट हैव अ जॉब, सो इट विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे पहली कॉज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन एंड द चेंज इन द इकोनॉमिक साइकिल। क्योंकि जब रिसेशन आ गया है, डिमांड ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर इज गोइंग टू कट डाउन द प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन वो कट डाउन कर रहा है, तो वाई ही इज गोइंग टू हायर द लेबर। वो वर्कर्स को हायर नहीं करेगा, वो वर्कर्स को ले ऑफ करेगा। और एक आध बिजनेस नहीं, पूरी इकोनॉमी में रिसेशन आया तो नंबर ऑफ बिजनेसेस आर मेकिंग द वर्कर्स रिडेंडेंट। नंबर टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। when there is a structural change बिजनेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग द लेबर। जैसे परफेक्ट एग्जांपल है कि पहले हमारे पास क्या होता था, एरियल शॉट्स लेने के लिए हेलीकॉप्टर पे बंदा कैमरा लेके बैठता था। नाउ वी हैव ड्रोन। तो सिंपली एक ड्रोन ने उस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर वाले की और उस पर्टिकुलर कैमरे वाले की दोनों की जॉब खा ली। देन वी हैव एन इकोनॉमिक शिफ्ट। स्किल्स आर नॉट डिमांडेड, क्योंकि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक इकॉनमी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रही है, तो मूविंग टूवर्ड्स टर्शरी फ्रॉम सेकेंडरी है। तो नाउ वी नीड डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आईटी डेवलपर्स एंड ऑल। तो अब उनकी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, सो दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स। और चेंज इन द कस्टमर बिहेवियर की डिमांड, फैशन ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब वो चीज़ें डिमांडेड नहीं है, तो इंडस्ट्री हैज़ बीन शट डाउन। तो वो उस इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयड थे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। Then we have frictional unemployment, which is known as टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक बंदा जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जब जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है इन द सर्च ऑफ द नेक्स्ट जॉब, तो वो जो टाइम फ्रेम है 10-15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पे अनएम्प्लॉयड होता है एंड इट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के ऑन एंड ऑफ डिमांड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऑन एंड ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो जब उनकी डिमांड होती है, सीजन होता है, दे आर गोइंग टू हायर एंड देन दे आर गोइंग टू मेक द वर्कर्स redundant, एंड दिस इज हाउ द unemployment takes place. Then we discuss the impact and the working population, and the last impact, de-skilling wala. So this is all for the unemployment, one of the macroeconomic issue or the objective of the government that affects the business's performance. Thank you.